यूक्रेन के खिरसौन से वापस लौटी तो पूरी दुनिया को लगा कि पुतिन ने कदम पीछे खींच लिए। हार के डर से पुतिन घबरा गए, लेकिन अब अमेरिका और पश्चिमी देशों की गलतफहमी धीरे धीरे दूर हो रही है, क्योंकि पुतिन के खिरसौन से कदम वापस खींचने की जो कहानी है वो बेहद डरावनी है। पूरे 77 साल बाद पुतिन कैसे शुरू करने वाले हैं कोल्ड वॉर, देखिए रिपोर्ट में। इन दो तस्वीरों ने पूरे यूक्रेन और अमेरिका और यूरोप को डरा दिया है। 2 महीने में क्या होगा, क्या हो सकता है, इसकी पहली झलक दुनिया के सामने है। इन दो तस्वीरों में यूक्रेन युद्ध की भविष्यवाणी और उसका अंत दोनों है। पहले बात तस्वीर नंबर 1 की, जिसे खुद पुतिन के कहने पर पोस्ट किया गया है और वायरल किया गया है। इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव नजर आ रहे हैं। वो कुर्गान माशवाजोव कंपनी का दौरा करने पहुंचे हैं। ये कंपनी रूस के लिए रक्षा से जुड़े हथियारों का निर्माण करती है। ये दौरा एक खास मकसद की वजह से था। दिमित्री अपने BMP-3 और BMP-2 टरेट के प्रोडक्शन का मुआयना करने पहुंचे। इस तस्वीर से 2 चीजें तो बिल्कुल साफ हैं। पहली ये कि रूस ठंड के मद्देनजर अपने हथियारों की प्रोडक्शन लाइन में इजाफा कर रहा है। दूसरी, अपनी रक्षा योजनाओं को हमेशा छिपा कर रखने वाला रूस ये तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर यूक्रेन, अमेरिका और पूरे यूरोप को चेतावनी भी दे रहा है। रूस और यूक्रेन को कड़ाके की ठंड अपनी चपेट में लेने वाली है। ऐसी ठंड जो किसी पर रहम नहीं करती। हाड़ कपा देने वाली ये ठंड न रूसी सैनिकों को देखेगी न यूक्रेनी सैनिकों को। उनका वार सब पर बराबर होगा। यूक्रेन में इस समय तापमान 60 डिग्री है और दिसंबर से मार्च के बीच यहाँ भयानक ठंड पड़ेगी। इस दौरान यूक्रेन का औसत तापमान -4.8 डिग्री से 2 डिग्री के बीच रहता है। कीव में औसतम तापमान -3.8 डिग्री रहता है और रात में -6 डिग्री चला जाता है। खिरसान में न्यूनतम तापमान -3.7 तक चला जाता है। दिसंबर के औसतन 15 दिन तक बर्फबारी होती है। जनवरी में औसतन 17 दिन तक बर्फ गिरती है। फरवरी में औसतन 15 दिन तक बर्फ पड़ती है। सर्दियों में हर महीने औसतन 1.5 मीटर बर्फबारी होती है। क्या इसी के तहत पुतिन ने नई स्ट्रेटजी के तहत अपनी सेना को वापस बुला लिया है, ताकि सेना को हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस करके रसद और पूरे विंटर गियर के साथ युद्ध क्षेत्र में वापस भेजा जाए? डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि सर्दियों के दौरान दोनों ही देशों की सेनाएं जमीन पर लड़ाई के बजाय तोपों से बमबारी पर ज्यादा ध्यान देंगी। दोनों ही देश सप्लाई लाइन को तोड़ने और रसद को बर्बाद करने के लिए सप्लाई डिपो और वाहनों पर लंबी दूरी की तोपों, टैंकों और ड्रोन से हमला कर सकते हैं, ताकि दुश्मन को ठंड में संसाधनों की कमी पड़ जाए। यही कारण है कि रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव सबसे पहले अपनी तोपों के प्रोडक्शन को देखने पहुंचे। पर जिस BMP-2 और BMP-3 पर रूस को इतना भरोसा है, वो आखिर क्या है और कैसे काम करता है? BMP-3 रूस के BMP-1 और BMP-2 टैंक का एडवांस वर्जन है। ये टैंक 100 mm की बंदूक से लैस है। ये टैंक लेजर गाइडेड एंटी आर्मर मिसाइल दागने में सक्षम है। टैंक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है, जो इसे आग से बचाता है। इस टैंक में बैलिस्टिक कंप्यूटर भी लगाया गया है। BMP-3 स्मोक ग्रेनेड डिस्चार्जर से भी लैस है। ये एग्जॉस्ट में फ्यूल इंजेक्ट करके स्मोक स्क्रीन भी उत्पन्न कर सकता है। सेमी ऑटोमेटिक लोडर के साथ 1 मिनट में 10 राउंड फायर किए जा सकते हैं। एक साथ इस टैंक में 7 जवान बैठ सकते हैं। ठंड आते ही कीचड़ भरे मैदान और बर्फ भरी जगहों से सैनिकों और उनके वाहनों को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। ये यूक्रेन को बड़ी मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि ये उनके आगे बढ़ने की रफ्तार को कम कर सकता है। ये परेशानी रूस के सामने भी खड़ी हो सकती है, जिससे निपटने के लिए ही पुतिन ने मैदान में अपने सबसे पावरफुल योद्धा BMP-3 और BMP-2 को उतार दिया है।
भूगोलीय परिस्थिति की बात करें तो यूक्रेन चाहेगा कि सर्दी बहुत ज्यादा पड़े ताकि मैदान जमकर पत्थर बन जाए, ताकि वो तेजी से आगे बढ़ते हुए रूस को पछाड़ सके। जबकि रूस चाहेगा कि ठंड के साथ साथ बारिश भी हो ताकि बर्फ में फिसलन बढ़ जाए और जमीन कीचड़ और मिट्टी से सन जाए। कीचड़ की वजह से यूक्रेन के वाहन रास्ते में ही फंस जाएंगे। अक्टूबर में यूक्रेन में हुई बारिश की वजह से यूक्रेनी सैनिकों को इसी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या बैटलफील्ड में मौजूद सैनिकों तक रसद पहुंचाने की होगी, क्योंकि सर्दियों में जवानों की खपत बढ़ जाती है। दिसंबर से मार्च के बीच ठंड से बचाने वाले पौष्टिक भोजन जवानों तक पहुंचना बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा सैनिकों को गर्म रखने के लिए ज्यादा ईंधन भी चाहिए होगा। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही देश ठंडे हैं और यहाँ के सैनिक सर्दियों में लड़ने के आदी हैं। सेना के हथियार और उपकरण भी ठंड को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। सर्दियों में फुट मूवमेंट भी कम होगा और हवाई लड़ाई ज्यादा होगी। 30 मार्च को रूसी सैनिक कीव छोड़कर बेलारूस की ओर है। इसके बाद 9 सितंबर को रूसी सेना ने खार्किव छोड़ दिया। 1 अक्टूबर को रूसी सैनिकों ने लीमन छोड़ दिया। ये वही लीमन है जिसे गेटवे ऑफ लुहांस्क भी कहा जाता है। इसके बाद बीते दिनों 9 सितंबर को पुतिन ने अपने सैनिकों को खेरसान से भी वापस बुला लिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कदम पीछे लेने की कवायद रूस का डर नहीं बल्कि ठंड के लिए उनकी तैयारी है, क्योंकि ठंड यूक्रेन और रूस दोनों के लिए एक बराबर ही होगी। लेकिन दोनों ही देश सर्दियों के आदी हैं और उनके हथियार और उपकरण भी सर्दियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। कोहरा और बर्फबारी दोनों ही देशों की एक दूसरे की तोपों और निशानों को देखने की क्षमता को प्रभावित करेगी। रूस और यूक्रेन दोनों ही ड्रोन पर बहुत हद तक निर्भर हैं और इनमें भी कई ऐसे हैं जिनमें सामान्य कैमरा ही लगे होते हैं। इससे बचने के लिए उन्हें इंफ्रारेड इमेजिंग उपकरणों का इस्तेमाल करना ही होगा। तो सर्दियों का निशाना कौन बनेगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर ये तो साफ है कि पुतिन की विंटर की पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। इन 2 तस्वीरों ने पूरे यूक्रेन और अमेरिका और यूरोप को डरा दिया है। अगले 2 महीने में क्या होगा, क्या हो सकता है, इसकी पहली झलक दुनिया के सामने है। इन 2 तस्वीरों में यूक्रेन युद्ध की भविष्यवाणी और उसका अंत दोनों है। पहले बात तस्वीर नंबर 1 की, जिसे खुद पुतिन के कहने पर पोस्ट किया गया है और वायरल किया गया है। इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव नजर आ रहे हैं। वो कुर्गान माशवाजोव कंपनी का दौरा करने पहुंचे हैं। ये कंपनी रूस के लिए रक्षा से जुड़े हथियारों का निर्माण करती है। ये दौरा एक खास मकसद की वजह से था। दिमित्री अपने BMP-3 और BMP-2 टरेट के प्रोडक्शन का मुआयना करने पहुंचे। इस तस्वीर से 2 चीजें तो बिल्कुल साफ हैं। पहली ये कि रूस ठंड के मद्देनजर अपने हथियारों की प्रोडक्शन लाइन में इजाफा कर रहा है। दूसरी, अपनी रक्षा योजनाओं को हमेशा छिपा कर रखने वाला रूस ये तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर यूक्रेन, अमेरिका और पूरे यूरोप को चेतावनी भी दे रहा है। रूस और यूक्रेन को कड़ाके की ठंड अपनी चपेट में लेने वाली है। ऐसी ठंड जो किसी पर रहम नहीं करती। हाड़ कपा देने वाली ये ठंड न रूसी सैनिकों को देखेगी न यूक्रेनी सैनिकों को। उनका वार सब पर बराबर होगा। यूक्रेन में इस समय तापमान 60 डिग्री है और दिसंबर से मार्च के बीच यहां भयानक ठंड पड़ेगी। इस दौरान यूक्रेन का औसत तापमान -4.8 डिग्री से 2 डिग्री के बीच रहता है। कीव में औसतम तापमान -3.8 डिग्री रहता है और रात में -6 डिग्री चला जाता है। खेरसान में न्यूनतम तापमान -3.7 तक चला जाता है। दिसंबर के औसतन 15 दिन तक बर्फबारी होती है। जनवरी में औसतन 17 दिन तक बर्फ गिरती है।
फरवरी में औसतन 15 दिन तक बर्फ पड़ती है। सर्दियों में हर महीने औसतन 1.5 मीटर बर्फबारी होती है। क्या इसी के तहत पुतिन ने नई स्ट्रेटजी के तहत अपनी सेना को वापस बुला लिया है, ताकि सेना को हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस करके रसद और पूरे विंटर गियर के साथ युद्ध क्षेत्र में वापस भेजा जाए? डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि सर्दियों के दौरान दोनों ही देशों की सेनाएं जमीन पर लड़ाई के बजाय तोपों से बमबारी पर ज्यादा ध्यान देंगी। दोनों ही देश सप्लाई लाइन को तोड़ने और रसद को बर्बाद करने के लिए सप्लाई डिपो और वाहनों पर लंबी दूरी की तोपों, टैंकों और ड्रोन से हमला कर सकते हैं, ताकि दुश्मन को ठंड में संसाधनों की कमी पड़ जाए। यही कारण है कि रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव सबसे पहले अपनी तोपों के प्रोडक्शन को देखने पहुंचे। पर जिस BMP-2 और BMP-3 पर रूस को इतना भरोसा है, वो आखिर क्या है और कैसे काम करता है? BMP-3 रूस के BMP-1 और BMP-2 टैंक का एडवांस वर्जन है। ये टैंक 100 mm की बंदूक से लैस है। ये टैंक लेजर गाइडेड एंटी आर्मर मिसाइल दागने में सक्षम है। टैंक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है, जो इसे आग से बचाता है। इस टैंक में बैलिस्टिक कंप्यूटर भी लगाया गया है। BMP-3 स्मोक ग्रेनेड डिस्चार्जर से भी लैस है। ये एग्जॉस्ट में फ्यूल इंजेक्ट करके स्मोक स्क्रीन भी उत्पन्न कर सकता है। सेमी ऑटोमेटिक लोडर के साथ 1 मिनट में 10 राउंड फायर किए जा सकते हैं। एक साथ इस टैंक में 7 जवान बैठ सकते हैं। BMP-2 एक 2 मैन टूरेट इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल है, जो कि रशिया की सेनाओं में लंबे समय से अपनी सेवाएं देती रही है। वर्तमान समय में भी ये रशिया की सेना में शामिल है। यदि इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें 30 mm की एक कैनन होती है और 7.62 mm की इसमें मशीन गन्स भी लैस होती है और ये लगभग 2000 राउंड्स फायर कर सकती है। और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 600 किलोमीटर की है और 65 किलोमीटर पर आवर की गति से ये इसके जो फायरिंग कैपेबिलिटीज़ है। तो ये स्पष्ट है कि रशिया की सेनाओं में चाहे वो BMP-2 टूरेट हो, BMP-3 हो, वो रशिया की सेना की बड़ी शक्ति है। ठंड आते ही कीचड़ भरे मैदान और बर्फ भरी जगहों से सैनिकों और उनके वाहनों को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। ये यूक्रेन को बड़ी मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि ये उनके आगे बढ़ने की रफ्तार को कम कर सकता है। ये परेशानी रूस के सामने भी खड़ी हो सकती है, जिससे निपटने के लिए ही पुतिन ने मैदान में अपने सबसे पावरफुल योद्धा BMP-3 और BMP-2 को उतार दिया है। BMP-3 रशिया की मोस्ट हेवीली आर्म्ड इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल है, जिसका इस्तेमाल रशिया की सेनाओं के द्वारा 1987 से ही किया जा रहा है। जाहिर है कि इसने सोवियत संघ की सेनाओं के लिए भी कार्य किया था। और यदि BMP-3 के कुछ फीचर्स की बात करें तो इसका भार 18.7 टन्स का है, 7 मीटर के लगभग की इसकी लंबाई है और ये 600 किलोमीटर्स की ऑपरेशनल रेंज रखती है। इसमें अनेक तरीके की मशीन गन्स और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं और ये जाहिर है कि बेहद हैवीली आर्म्ड है और रशिया की मोस्ट हैवीली आर्म्ड इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल है और ये निसंदेह रशिया की सेना की एक बड़ी ताकत है। भूगोलीय स्थिति की बात करें तो यूक्रेन चाहेगा कि सर्दी बहुत ज्यादा पड़े, ताकि मैदान जमकर पत्थर बन जाए, ताकि वो तेजी से आगे बढ़ते हुए रूस को पछाड़ सके। जबकि रूस चाहेगा कि ठंड के साथ साथ बारिश भी हो, ताकि बर्फ में फिसलन बढ़ जाए और जमीन कीचड़ और मिट्टी से सन जाए। कीचड़ की वजह से यूक्रेन के वाहन रास्ते में ही फंस जाएंगे। अक्टूबर में यूक्रेन में हुई बारिश की वजह से यूक्रेनी सैनिकों को इसी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या बैटलफील्ड में मौजूद सैनिकों तक रसद पहुंचाने की होगी, क्योंकि सर्दियों में जवानों की खपत बढ़ जाती है। दिसंबर से मार्च के बीच ठंड से बचाने वाले पौष्टिक भोजन जवानों तक पहुंचना बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा सैनिकों को गर्म रखने के लिए ज्यादा ईंधन भी चाहिए होगा। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही देश ठंडे हैं और यहाँ के सैनिक सर्दियों में लड़ने के आदी हैं।
सेना के हथियार और उपकरण भी ठंड को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। सर्दियों में फुट मूवमेंट भी कम होगा और हवाई लड़ाई ज्यादा होगी। 30 मार्च को रूसी सैनिक कीव छोड़कर बेलारूस की ओर गए। इसके बाद 9 सितंबर को रूसी सेना ने खार्किव छोड़ दिया। 1 अक्टूबर को रूसी सैनिकों ने लीमन छोड़ दिया। ये वही लीमन है जिसे गेटवे ऑफ लुहांस्क भी कहा जाता है। इसके बाद बीते दिनों 9 सितंबर को पुतिन ने अपने सैनिकों को खेरसान से भी वापस बुला लिया। रशिया के द्वारा यूक्रेन के खेरसान शहर के जो नाइपर रिवर है उसके पश्चिमी क्षेत्र से विड्रॉल करने का जो निर्णय लिया गया है वो एक टैक्टिकल विड्रॉल हो सकता है। रशिया इसके माध्यम से जो आने वाली जो ठंड है उससे भी बचना चाहता है और रशिया अपने आप को फिर से रीग्रुप करना चाहता है। जाहिर है कि रशिया के ऊपर भारी दबाव है। रशिया की सेनाएं अनेक क्षेत्रों में शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है रशिया को और यूक्रेन की सेनाएं अनेक क्षेत्रों में डोमिनेट कर रही हैं। तो इस जो ठंड की जो मौसम है वो रशिया के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण साबित होगा और इसी वजह से इस दबाव में आकर के रशिया को खेरसान के नाइपर रिवर के पश्चिमी क्षेत्र से विड्रॉल करने का निर्णय करना पड़ा है। तो